वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड्स। उससे पहले हम लिपिड के बारे में बात करते हैं कि लिपिड क्या चीज है। लिपिड को अगर मैं एक आम भाषा में बोलूं तो लिपिड बेसिकली रिप्रेजेंट ऑयल या घी, जो तेल या आप घी की बात करते हैं वो लिपिड को रिप्रेजेंट करता है। और ऑयल की एक प्रॉपर्टी रहती है कि अगर मैं उसको पानी के साथ मिक्स करूं तो इट विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर, पानी में ये नहीं घुलेगा बल्कि उसकी सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। तो एक ऑयल की इसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से लिपिड एक अलग से सेपरेट एंटिटी हमें देखने को मिलती है। और इसी बेस पे हम लिपिड को डिफाइन कर सकते हैं कि लिपिड बेसिकली इज अ heterogeneous group of compounds which is not soluble in water. Water का मतलब which is not soluble in polar solvents like water, but soluble in non-polar solvents. कौन कौन से नॉन पोलर सॉल्वेंट? लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एक्सेट्रा। तो एक इसी प्रॉपर्टी की वजह से एक लिपिड्स एक अलग से चीज बन गए। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। ये क्लासिफिकेशन हम याद करेंगे ऑन द बेस ऑफ द नेचर। अब इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेचर हम लिपिड्स को तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि लिपिड्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, किससे बने होते हैं, तो इट इज मेड अप ऑफ द फैटी एसिड्स। फैटी एसिड बेसिकली एक्ट एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स। तो मैं कह दूं कि ये लिपिड्स हैं जो सिर्फ फैटी एसिड से बने हुए हैं। तो इफ इट इज मेड अप ऑफ द फैटी एसिड तो इट इज रिप्रेजेंटिंग नन अनदर लिपिड्स, या मैं कह सकता हूं सिंपल लिपिड्स। तो पहली कैटेगरी हो गई जी आपकी सिंपल लिपिड्स, जो सिर्फ और सिर्फ आपका फैटी एसिड से बना होता है। लेकिन जब हमने सिंपल लिपिड के स्ट्रक्चर को देखा तो हमने ये पाया कि जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट सिंपल लिपिड का एक मॉलिक्यूल था, इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, मतलब 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल उसके साथ लगे होते हैं। एंड दिस 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल ये बॉडी के एक अल्कोहल ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपल लिपिड्स आर दैट लिपिड्स विच कंसिस्ट ऑफ 3 फैटी एसिड प्लस 1 अल्कोहल ऑफ द बॉडी, एंड दिस अल्कोहल यहां पर जो होता है वो होता है ग्लिसरॉल। और इसी के कारण इस सिंपल लिपिड का एक अलग नाम पड़ जाता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राई मींस 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ जुड़े होते हैं। सिंपल लिपिड को हम आम भाषा में वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज द फैट भी हम लिख सकते हैं। अगर आप कहीं फैट पढ़ें या फैट्स पढ़ें या न्यूट्रल फैट पढ़ें तो ऑल सबका मतलब यही है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल लिपिड। अब इसकी दूसरी कैटेगरी कि जिसमें हम फैटी एसिड के साथ अगर कुछ और केमिकल कंपोनेंट इसके साथ अटैच हो, देन द सेकंड कैटेगरी बिकम कंपाउंड लिपिड्स। तो दूसरी कैटेगरी आपकी कंपाउंड लिपिड बन जाती है। अब हम देखें कि वो सेकंड जो केमिकल कंपोनेंट है वो क्या हो सकता है। पहला हम ले सकते हैं कि अगर उसके साथ फॉस्फेट अटैच हो तो नेचुरली ये बन जाएगा जी आपका फॉस्फोलिपिड। अगर उसके पास यहां पर ग्लूकोज या कोई मोनोसेचराइड या ओलिगोसेचराइड अटैच हो तो द सेकंड कैटेगरी या सेकंड एग्जांपल विल बी ग्लाइकोलिपिड। अगर उसके साथ हम ये कहें कि कोई सल्फेट अटैच हो देन इट विल बिकम सल्फोलिपिड। और अगर उसके साथ यहां पर आपका कोई प्रोटीन्स अटैच हो तो इट इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीन। इट इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीन्स। तो कंपाउंड लिपिड की बात करूं, इट मे बी फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड एंड लाइपोप्रोटीन। ये बेसिकली सब कंपाउंड लिपिड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वी गो इन डिटेल ऑफ द फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड सल्फोलिपिड। लाइपोप्रोटीन को हम एक अलग से टॉपिक में हम याद करेंगे।
एंड दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी क्रूशियल बिकॉज यहाँ से मैक्सिमम स्ट्राइक रेट रहता है इन द एंट्रेंस एग्जाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में। तो अगर मैं फॉस्फोलिपिड की बात करूं, फॉस्फोलिपिड क्या चीज है कि एक अल्कोहल हो गया, एक फैटी एसिड हो गया और उसके साथ एक अटैच हो गया फॉस्फेट। तो दीज थ्री थिंग्स जब ये आपस में ज्वाइन हो गए तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेगा फॉस्फाटाइडिक एसिड। आप याद रखिए, एक अल्कोहल, एक फैटी एसिड और एक फॉस्फेट, ये बन जाता है शब्द फॉस्फाटाइडिक एसिड। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड बेसिकली दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फाटाइडिक एसिड का डेरिवेटिव। अब ये फॉस्फोलिपिड इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये किस पे डिपेंड करेगा कि जो अल्कोहल है वो कौन सा है। अगर इसके पास अल्कोहल ग्लिसरॉल वाला अटैच है देन इट इज कॉल्ड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, और अगर इसके पास अल्कोहल स्फिंगोसिन वाला है देन इट इज कॉल्ड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ये याद रखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के बारे में। अब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर आपका होगा ये ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ आपका फैटी एसिड अटैच है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद द हेल्प ऑफ द ईस्टर लिंकेज, और एक यहां पर फॉस्फेट अटैच है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। इतनी असेंबली को हम पहले भी बात कर चुके हैं, वी कॉल्ड एज फॉस्फाटाइडिक एसिड कहते हैं। अब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड पे कुछ अलग से बेस भी अटैच हो सकता है। बेसिस ऑन दिस बेस हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को वी कैन डिवाइड इनटू द टू कैटेगरीज कि वो जो बेस है आइदर इट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस या इट इज नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, कि वो बेस कौन सा है। तो हियर हम कुल मिला के 5 एग्जांपल याद करेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। बड़ा सिंपल है जी, याद रखना कि प्लीज ये याद रखें कि फॉस्फाटाइडल वर्ड, फॉस्फाटाइडल ये शब्द हर एक एग्जांपल में आएगा क्योंकि बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग अ फॉस्फाटाइडिक एसिड। तो अगर मैं फॉस्फाटाइडिक एसिड में कोलीन को अटैच कर दूं तो पहला एग्जांपल बन जाता है जी फॉस्फाटाइडल कोलीन, या जिसका हम नाम है लेसिथिन, या जिसका हम नाम है लेसिथिन, ये ध्यान रखेंगे। अब फॉस्फाटाइडल कोलीन की बात करें तो बेसिकली इट इज द मोस्ट abundant phospholipid of cell membrane। ये चीज याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड मिलता है वो फॉस्फाटाइडल कोलिन या लेसिथिन मिलता है। दूसरा, इट रिप्रेजेंट द स्टोर हाउस ऑफ बॉडी कोलिन। हमें पता है कि कोलिन बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन इट इज अ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, कि ये आपके जो नर्व्स को आगे जितनी भी आपकी ये नर्व्स पाथवे हैं वहां पर ये ट्रांसमिशन करने में मदद करता है। तो उसमें जो एसिटाइल कोलिन जो कोलिन है तो बेसिकली ये बॉडी के अंदर फॉस्फाटाइडल कोलिन के रूप में स्टोर है। इसका क्लिनिकल कोरिलेशन भी है कि इसका एक वेरिएंट है, उस वेरिएंट का नाम है, फॉस्फाटाइडल कोलिन के एक वेरिएंट का नाम है डाईपाल्मिटोइल लेसिथिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम DPL भी बोलते हैं, डाईपाल्मिटोइल लेसिथिन, या इसका दूसरा नाम डाईपाल्मिटोइल तो ये हो गया, और लेसिथिन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, फॉस्फाटाइडल कोलिन। तो डाईपाल्मिटोइल लेसिथिन या डाईपाल्मिटोइल फॉस्फाटाइडल कोलिन। अब इसका क्या क्लिनिकल एप्लीकेशन है कि ये DPL बेसिकली एक लंग सर्फेक्टेंट का काम करता है, इट एक्ट एज अ लंग सर्फेक्टेंट। तो इसका काम क्या है कि ये जो लंग के सरफेस के ऊपर जो एक एक्वस टेंशन होती है उसको कम करता है, जिससे जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं वो कोलैप्स नहीं करता और वो आराम से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्री मेच्योर इन्फेंट्स के अंदर, इस DPL की कमी हो जाती है, देयर इज डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ DPL, जिससे उस बच्चे को रेस्पिरेशन करने में दिक्कत आती है, एंड इट लीड टू अ क्लिनिकल कंडीशन कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS। ये हम याद रखें। तो हम फॉस्फाटाइडल कोलिन के बारे में जो पहला है क्या याद रखेंगे कि इसका कॉमन नेम लेसिथिन है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड है जो आपका सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा। एक बॉडी कोलिन का जो स्टोर हाउस है, इसका एक वेरिएंट है DPL जो एक लंग सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है, और अगर प्री मेच्योर इन्फेंट्स में उसकी कमी हो जाती है देन द चाइल्ड इज हैविंग डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन एंड द कंडीशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को। सेकंड एग्जांपल है फॉस्फाटाइडिक एसिड में अगर मैं सीरीन को ऐड कर दूं तो नाम बन जाएगा जी फॉस्फाटाइडल सीरीन।
एंड इसका एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल रोल है, इट प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोग्राम सेल डेथ, जिसको हम कहते हैं apoptosis. तो प्लीज रिमेंबर, phosphatidylserine it play a very important role in program cell death, apoptosis. और तीसरा एग्जांपल नाइट्रोजन कंटेनिंग का, कि अगर फॉस्फेटाइडिक एसिड में इथेनॉल अमीन को हम एक ऐसे बेस अटैच कर दें तो नाम बन जाएगा फॉस्फेटाइडल इथेनॉल अमीन, जिसका हम नाम है जी सीफालिन। सी से सी याद रख सकते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन एग्जांपल आपके हो गए नाइट्रोजन कंटेनिंग के। अब हम बात कर लेते हैं नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, तो जिसमें पहला एग्जांपल है, अब इसमें ध्यान दीजिए कि यहां पर दो फॉस्फेटाइडिक एसिड के मॉलिक्यूल एक ग्लिसरॉल के साथ अटैच होता है, तो नाम बन जाएगा डाई फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल। डाई क्यों? क्योंकि दो फॉस्फेटाइडिक एसिड के मॉलिक्यूल एक ग्लिसरॉल के साथ अटैच है। इसका हम नाम जी कार्डियोलिपिन भी है। Why it is called cardiolipin? Because it is isolated from the cardiac muscle. सबसे पहले ये कार्डिक मसल से आइसोलेट हुआ था, इसलिए इसका नाम कार्डियोलिपिन भी है। इसके कुछ क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं, वो देखेंगे। क्या है जी? सबसे पहले कि इट इज एक्सक्लूसिवली फाउंड ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और हमें पता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, तो वहां पर इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अगर कार्डियोलिपिन की बॉडी में कुछ गड़बड़ी हो गई तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी गड़बड़ी हो सकती है। दूसरा, इट इज एंटीजेनिक फॉस्फोलिपिड। इट इज द एंटीजेनिक फॉस्फोलिपिड। इसका क्या मतलब है कि ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो हमारा सिफिलिस का बैक्टीरिया है, जब उसके एंटीबॉडीज रेस होते हैं तो उसके खिलाफ ये एक एंटीजन का काम करता है, तो इट इज रेस्ड अगेंस्ट द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द सिफिलिस बैक्टीरिया ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ये याद रखिए, लिख देते हैं, अगेंस्ट द एंटीबॉडीज बाय द सिफिलिस बैक्टीरिया ट्रिपोनिमा पैलिडियम। एक और क्लिनिकल एप्लीकेशन है कि इट शोज बार्थ सिंड्रोम। अब बार्थ सिंड्रोम में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल जाएंगे? वी विल सी कार्डियो स्केलेटल मायोपैथी, मींस इसके अंदर आपकी कार्डिक मसल्स वीक हो जाएंगे, जिस कारण से वो ब्लड का पंप पूरी ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। स्केलेटल मसल्स आपकी लूज हो जाएंगे, जिस कारण से बॉडी सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। और अदर चीजें इसमें क्या देखने को मिलेंगे? ग्रोथ रिटार्डेशन, you can able to appreciate, and न्यूट्रोपीनिया, मींस न्यूट्रोफिल्स की जो है कम आपको देखने को मिले। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियोलिपिन। क्या है जी कि सबसे पहले ये कार्डिक मसल से मिला था, इसलिए इसका नाम कार्डियोलिपिन मिला। क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात करें तो एक्सक्लूसिवली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिलता है और वहां पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को मेंटेन रखता है। यही एक ऐसा फॉस्फोलिपिड है जो एंटीजेनिक की तरह एक्ट करता है, एंड इट इज रेस्ड अगेंस्ट द एंटीबॉडीज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडियम सिफिलिस बैक्टीरिया। और एक बार्थ सिंड्रोम के बारे में याद रखेंगे कि इसकी गड़बड़ी से इट लीड टू कार्डियोस्केलेटल मायोपैथी, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड न्यूट्रोपीनिया। अगला लेते हैं जी, अगर फॉस्फेटाइडिक एसिड में इनोसिटॉल जुड़ जाए तो हम इसको कहेंगे फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल। और इसका क्या रोल है? इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल एज ए सेकेंड मैसेंजर इन हार्मोनल पाथवेज। बेसिकली एक सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन। देखिए वैसे तो ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं ये सिग्नल देते हैं कि आप ये वाला काम कीजिए, कि इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ाइए या घटाइए, लेकिन इसके अलावा भी, हार्मोन्स के अलावा भी देयर आर सेकंड मैसेंजर्स। सेकंड मैसेंजर जैसे साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, या ये आपका फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल। ये एक छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल टू सेल सरफेस या ये सिग्नल भेजने का काम करते हैं,
अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी मैसेंजर जिसको हार्मोन, तो फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल वो काम करता है। तो अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड की, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की, तो हियर वी हैव लर्न द 5 एग्जांपल ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। जस्ट समराइज कर लेते हैं कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड वो है जिसके अंदर फॉस्फेटाइडिक एसिड हो एंड इट कंटेन ऑफ द बेस। बेस आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग भी हो सकता है, नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग भी हो सकता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग में 3 है, फॉस्फेटाइडल कोलिन या लेसिथिन, दूसरा फॉस्फेटाइडल सीरीन और तीसरा फॉस्फेटाइडल इथेनोलामीन या सिपालिन। और नॉन नाइट्रोजन में इसके 2 हैं जी, डाइफॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल या कार्डियोलिपिन या फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल। तो ये तो हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के बारे में। अब हम दूसरा देख लेते हैं कि अगर इस फॉस्फोलिपिड में स्फिंगोसिन है देन इट इज कॉल्ड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, इसका नाम दिया गया। अगर हम स्फिंगोफॉस्फोलिपिड देखें तो स्फिंगोसिन एक बॉडी में अल्कोहल रहता है, और ये थोड़ा सा अल्कोहल, जैसे ग्लिसरॉल तो आपका 3 कार्बन का ही होता है, लेकिन स्फिंगोसिन एक लॉन्ग कार्बन का शुगर मॉलिक्यूल रहता है, अराउंड 20 कार्बन मॉलिक्यूल। और इस स्फिंगोसिन के साथ यूजुअली एक फैटी एसिड, मे बी द सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक अमाइड लिंकेज के साथ जुड़ा होता है। तो प्लीज रिमेंबर, स्फिंगोसिन विद वन सैचुरेटेड फैटी एसिड, इट इज कॉल्ड सीरामाइड। इसको हम क्या कहेंगे जी, इतनी असेंबली का नाम है सीरामाइड। इसके साथ एक फॉस्फेट अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जो एक आपका स्फिंगोफॉस्फोलिपिड को रिप्रेजेंट करे। अब स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में भी अलग किस्म का बेस अटैच हो सकता है, उसका हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी बेस की, तो इसके अंदर एक अलग किस्म का बेस देखने को मिला एंड दैट इज कोलिन। तो सीरामाइड, फॉस्फेट प्लस कोलिन, तो ये एग्जांपल नाम बन गया स्फिंगोमाइलिन। तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड का एक एग्जांपल है स्फिंगोमाइलिन। और अगर मैं बात करूं कि स्फिंगोमाइलिन आपको कहां देखने को मिलेगा, तो नाम से क्लियर हो रहा है माइलिन, माइलिन शीट ऑफ द नर्वस टिश्यू, क्योंकि वहीं पे माइलिन शब्द आता है। तो हम लिख सकते हैं कि स्फिंगोमाइलिन बेसिकली इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ माइलिन शीट ऑफ नर्वस टिश्यू। तो ये वहां पर देखने को मिलता है। अब इसका एक क्लिनिकल एप्लीकेशन है, डिसऑर्डर का नाम है नीमेंस पिक डिजीज। अब इट ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम स्फिंगोमाइलिनेस। अब देखिए कि ये जो नीमेन पिक डिसऑर्डर है, इट कम्स अंडर स्फिंगोलिपिडोसिस, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स। बेसिकली लाइसोसोम के अंदर हमारा ये स्फिंगोमाइलिन, जैसे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड या ग्लाइकोलिपिड, ये स्टोर रहता है, और इसको ब्रेक करने के लिए कुछ एंजाइम होते हैं। अगर उस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये एक अबनॉर्मल क्वांटिटी के अंदर, जैसे ये स्फिंगोमाइलिन या अभी हम ग्लाइकोलिपिड करेंगे, वो स्टोर हो जाते हैं, जिससे बॉडी को जो अपना फॉस्फेट या सीरामाइड या कोलिन चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिसके कारण से ये डिसऑर्डर हो जाता। तो प्लीज रिमेंबर, अब हम जितने भी आगे डिसऑर्डर करेंगे स्फिंगोलिपिडोसिस, इट इज बेसिकली अ लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, जो इनकी ना टूटने की वजह से बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। अब जैसे इसके अंदर नीमेंस पिक डिजीज है, ये स्फिंगोमाइलिनेस एंजाइम ये स्फिंगोमाइलिन को ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, जैसे फॉस्फेट है, कोलिन है या सीरामाइड है, जो माइलिन शीट को अपना काम करने के लिए चाहिए, वो नहीं मिलता, जिसके कारण से हमें कुछ ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। चलिए इसका जो क्लासिकल फीचर में बात करें, क्योंकि ये माइलिन शीट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वहां पर उसको अपना खाना पानी नहीं मिला, तो फर्स्ट वी गेट सीवियर सीएनएस डैमेज हमें देखने को मिलेगा, लीड टू द मेंटल रिटार्डेशन। एडिशनल फीचर में हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, कि स्प्लीन और हिपैटिक लीवर का साइज आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। एक कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि अगर आप मैक्यूला में देखें आई के, तो यू विल सी अ चेरी रेड स्पॉट, आप देख सकते हैं डायग्राम में, तो यू विल सी अ चेरी रेड स्पॉट इन द मैक्यूला ऑफ द आई में देखने को मिलेगा, एंड यूजुअली द डेथ ऑकर्स बाय द 2 years ऑफ द एज में डेथ हो जाती है। सो दिस वी हैव लर्न अबाउट द वन इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। अगर मैं समराइज करूं, फॉस्फोलिपिड बेसिकली 2 टाइप का, एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड अगर उसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, और एक स्फिंगोसिन अगर उसमें स्फिंगोफॉस्फोलिपिड तो कहेंगे, और प्लस उसके हमने एग्जांपल कर लिया। बेटा ये एक मेरी अलग से अप्रोच है कि वन टॉपिक इन वन पेज, थोड़ा सा टेबुलर फैशन में, जिससे आप इसको आराम से याद भी कर सकें और जब आपका एग्जाम हो उसको रिकॉल भी कर सकें। तो हमने कंपाउंड लिपिड का पहला फॉस्फोलिपिड वी हैव डन। नाउ द सेकंड वी आर गोइंग ऑन द ग्लाइकोलिपिड। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड के बारे में। तो जब हमने ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर देखा, तो हमें पाया कि इसके साथ एक स्फिंगोसिन था और एक फैटी एसिड था, जिसको हम यूजुअली सीरामाइड कहेंगे, और इस सीरामाइड के साथ एक कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच था, मतलब कोई, चाहे वो मोनोसेचराइड के रूप में या ओलिगोसेचराइड के रूप में या कुछ और। तो इसलिए ये ग्लूकोज प्लस सीरामाइड, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड, इसका नाम हमने दिया ग्लाइकोलिपिड।
क्योंकि इस ग्लाइकोलिपिड में हमारे पास जो अल्कोहल है वो स्फिंगोसिन ही है, इसलिए हम इसका दूसरा नाम ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड भी दे सकते हैं। और यहां पर हम जितने भी डिसऑर्डर पढ़ेंगे बेसिकली दे आर कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ स्फिंगोलिपिडोसिस, जो एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। एक हमने नीमैन पीक डिजीज अभी किया है, वो भी इसी कैटेगरी में है, और आगे जितने भी डिसऑर्डर हैं वो सम दिस ऑल बिलोंग टू सेम कैटेगरी। अगर मैं ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड की बात करूं तो दे आर ऑफ द थ्री टाइप्स: सेरिब्रोसाइड, ग्लोबोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेरिब्रोसाइड क्या चीज है। तो अगर आप ये देखिए कि अगर मैं इस सीरामाइड में कार्बोहाइड्रेट एक मोनोसेचराइड लगा दूं, मोनोसेचराइड वाला, तो वो बन जाएगा आपका सेरिब्रोसाइड। सेरिब्रोसाइड मतलब अगर मैंने उसके अंदर ग्लूकोज लगा दिया तो द वर्ड बिकम ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, और अगर मैंने उसके अंदर ग्लैक्टोस लगा दिया तो वर्ड विल बिकम ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड देखने को मिले। इसके अंदर ये भी है कि ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, प्लीज रिमेंबर, इट इज प्रेजेंट इन नॉन न्यूरल टिश्यू, टिश्यू में नहीं देखने को मिलता, जबकि ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड अपोजिट इट इज फाउंड इन द न्यूरल टिश्यू में देखने को मिलता है। एंड द सेकंड चीज कि आउट ऑफ दिस टू ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉमन सेरिब्रोसाइड, याद रखें। अब हम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में याद रख लेते हैं। सबसे पहले ग्लूकोसेरिब्रोसाइड बहुत फेमस है, जो डिसऑर्डर नेम है गॉचर्स डिजीज। क्यों? क्योंकि ग्लूकोसेरिब्रोसाइड को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए बीटा ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेस या बीटा ग्लूकोसाइडेस। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई तो ये ग्लूकोसेरिब्रोसाइड लाइसोसोमल में स्टोर होता चला जाता है और बॉडी को ग्लूकोज या जो भी सेरिब्रल चाहिए वो नहीं मिल पाता, सीरामाइड, जिस कारण से ये डिसऑर्डर हो जाता है। तो गॉचर डिजीज वैसे बहुत टाइप्स की है, वी विल हियर लर्न द टाइप 1 जो हमें एक अडल्ट एज में देखने को मिलता है, एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर एज द मोस्ट कॉमन लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। अब यहां पर अगर हम बात करें तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेगा। नाउ इन द क्वेश्चन यू विल लुक दे लाइट बेली लुक सोलन, कि जो आपकी बेली होगी वो सूजी भी नजर आएगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली। लीवर और स्प्लीन के साइज बढ़ने की वजह से बेली, जो आपका ये आगे का पेट है, ये थोड़ा सा आपको बाहर की तरफ सोलन नजर आएगा। तीसरा, यू विल गेट अ ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन, इजिली ब्लीडिंग। व्हाई? पैनसाइटोपिनिया, मतलब जितने भी आपके ब्लड प्लेटलेट्स हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, सबके अंदर कमी आ जाएगी, जिसके कारण ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगी। एंड तीसरा है कि बिकॉज ऑफ दिस इट मे लीड टू द पेन एंड देयर इज अ चांसेस ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन आपको देखने को मिलेगा। इसका अगर हम एक एक्सरे लें फीमर का तो आप देखिए तो वी विल सी अ अर्नर मेयर फ्लास्क डिफॉर्मिटी। तो आप ये देख सकते हैं बेटा कि ये फीमर का एक्सरे है और यहाँ पर देयर इज डिफेक्ट इन द रीमॉडलिंग, तो जिसके कारण अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से एक आपकी फ्लास्क की शेप यहाँ पर बन जाएगी, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड अर्नर मेयर फ्लास्क डिफॉर्मिटी। तो ये हो गया आपका गॉचर डिजीज के बारे में। अगर मैं आप ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड के बारे में देखें तो ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड के अंदर दो डिसऑर्डर याद करेंगे। पहला है क्रेबीज ल्यूकोडिस्ट्रोफी, ये किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से? बीटा ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइडेस या बीटा ग्लैक्टोसाइडेस की डेफिशिएंसी से, तो जिसके कारण ये ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा एंड इट लीड टू द फीचर। और अगर मैं फेब्री डिजीज की बात करूं तो जस्ट रिमेंबर इट ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम अल्फा ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइडेस या अल्फा ग्लैक्टोसाइडेस की डेफिशिएंसी से ये देखने को मिलेगा। क्रेविस ल्यूकोडिस्ट्रोफी की बात करें, क्योंकि ये न्यूरल टिश्यू में देखने को मिला था, तो वी विल सी अ सीवियर न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट, जैसे लिम्ब स्टिफ हो जाएंगी, नहीं चला पाएगा, ब्लाइंडनेस, डेफनेस और पैरालिसिस। और इसके अंदर यू विल आल्सो अप्रिशिएट चेरी रेड स्पॉट इन मैक्यूला ऑफ द आई देखने को मिलेगा। फेब्रिस डिजीज की बात करें तो इसके अंदर मोस्टली इट इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर और ऑनसेट इन चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। अब यहां पर वन थिंग इज रिटन फेब्रिस क्राइसिस, इसका क्या मतलब है कि देयर इज अ वेरी सीवियर बर्निंग पेन और इन्फ्लेमेशन इन द प्रॉक्सिमल जॉइंट्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सेकंड, हाइपोहिड्रोसिस, कि जो स्वेट, जो पसीना आता है वो आपको कम आएगा, कम इस पेशेंट में देखने को मिलेगा। एंजियोकेरेटोमा इन द बाथिंग ट्रंक एरिया, मतलब जो आपका नीचे का ट्रंक एरिया है वहां पर आपको स्मॉल पिन पॉइंट ब्लड के हल्के हल्के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, जो हल्के हल्के माइन्यूर ब्लड वेसल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो दैट इज एंजियोकेरेटोमा। कॉर्नियर एंड लेंटिकुलर ओपेसिटी, मतलब लेंस के अंदर यू विल सी अ वर्ल्ड अपीयरेंस लेंस के अंदर आपको देखने को। तो दिस इज अबाउट द फेब्रिस डिजीज। तो ये हमने कर लिया इसका पहला एग्जांपल सेरिब्रोसाइड, जो एक मोनोसेचराइड, मतलब अगर मैं दूं इट मे बी द ग्लूकोसेरिब्रोसाइड और ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड। अब द सेकंड इज, अब ध्यान दीजिए कि अगर इसी सेरिब्रोसाइड में
आई रिपीट कि अगर मैं इसी सेरिब्रोसाइड में एक और मोनोसेचराइड ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा ग्लोबोसाइड। मतलब आप ये देखिए कि व्हाट इज द ग्लोबोसाइड। ग्लोबोसाइड रिप्रेजेंट बेसिकली, अभी हमने करा सेरिब्रोसाइड, उसके अंदर मैं सिर्फ एक मोनोसेचराइड ऐड कर दूं, वन मोनोसेचराइड। अब ये देख सकते हैं कि सीरामाइड प्लस ग्लैक्टोस बेसिकली रिप्रेजेंट सेरिब्रोसाइड, और इसके अंदर मैंने एक और मोनोसेचराइड ऐड कर दिया तो बेसिकली इट फॉर्म ग्लोबोसाइड। अब एग्जांपल आपके सामने है जी, सीरामाइड ग्लैक्टोस प्लस ग्लूकोज, सो इट बिकम लैक्टोसियल सीरामाइड। याद रखना बड़ा आसान है, हमें पता है कि ग्लैक्टोस प्लस ग्लूकोज को अगर मैं ऐड करूं तो ये बनाता है लैक्टोस। अगर आप ऑलिगोसेचराइड में देखें कि ग्लैक्टोस प्लस ग्लूकोज इट फॉर्म्स लैक्टोस बनाएगा, तो उसके लिए सिर्फ सीरामाइड है तो इट फॉर्म लैक्टोसियल सीरामाइड एंड इट इज अ कंपोनेंट ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करता है। तो ये हो गया जी आपका ग्लोबोसाइड। तीसरा है गैंग्लियोसाइड। अब गैंग्लियोसाइड में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इस ग्लोबोसाइड में नाना जी को अटैच कर दूं, नाना, नाना इज बेसिकली अ मोनोसेचराइड, फुल फॉर्म है एन एसिटाइल न्यूरेनिमिक एसिड, या जिसका हम नाम है जी साइलिक एसिड, साइलिक एसिड। तो अगर ग्लोबोसाइड के अंदर मैं नाना या साइलिक एसिड को अटैच कर दूं तो इट बिकम गैंग्लियोसाइड। तो जो तीसरा इसका एग्जांपल हो गया, इट इज कॉल्ड गैंग्लियोसाइड। अब एक चीज और कि जब आप गैंग्लियोसाइड को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लिखा मिलेगा जैसे GM1, GM2 या GM3, कुछ इस तरह से चीजें लिखने को मिलेगी ना। इसका क्या मतलब है कि जो G है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके पास गैंग्लियोसाइड है, M है इसके पास जो साइलिक एसिड है, मोनोसाइलिक एसिड, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 2 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमेटोग्राफिक माइग्रेशन। मतलब GM1 आपका अगर मैं इलेक्ट्रोक्रोमेटोग्राफिक चैनल पे चलाऊं तो ये सबसे फास्ट चलेगा, GM2 आपका सबसे कम चलेगा, और GM3 आपका सबसे स्लो चलेगा। तो ये क्रोमेटोग्राफिक माइग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, GM1, GM2 या GM3। यहां पर हम जो डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं वो GM2 के बारे में बात कर रहे हैं। पहला डिसऑर्डर है जी टे-सेच डिजीज। टे-सेच डिजीज किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से हो जाएगा? बीटा हेक्सोअमाइनाडेज ए। तो इसकी वजह से ये आपका गैंग्लियोसाइड बॉडी में लाइसोसोम में स्टोर रह जाएगा एंड लीड टू डिसऑर्डर। एंड प्लीज रिमेंबर, सैंडोव्स डिजीज एंजाइम हो जाएगा बीटा हेक्सोअमाइनाडेज ए एंड बी, इसी की वजह से उसके सब टाइप से। तो जिसके कारण अगर हम देखें ये क्लिनिकल फीचर भी थोड़े से कॉमन शेयर करता है। कौन कौन सी? मैक्रोसिफेली, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट मेंटल रिटार्डेशन, चेरी रेड स्पॉट इन मैक्यूला एंड हाइपर एक्यूसिस। इट इज एक्यूसिस, हाइपर एक्यूसिस। मतलब क्या है कि टॉलरेंस टू द नॉर्मल साउंड नहीं टॉलरेट। अगर हम उस पर्सन को हल्की से भी उसके कान में बोलेंगे तो उसको लगेगा कि जैसे कोई ढोल धमाका या बहुत तेज आवाज उसको आ रही। तो इट नॉट एबल टू टॉलरेट द नॉर्मल साउंड, वो हाइपर एक्यूसिस कहलाता है। तो बेसिकली ये फीचर आपको, दिस फीचर आपको टे-सेच डिजीज में भी देखने को मिलेंगे और सैंडोव्स डिजीज में भी देखने को मिलेंगे। आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे क्लिनिकली? सैंडोव्स डिजीज में इन फीचर्स के अलावा आपको कुछ और फीचर भी देखने को मिलेंगे। पहला है हिपोटोस्प्लेनोमेगाली, मतलब इंक्रीज इन द साइज ऑफ स्प्लीन एंड द लीवर, और दूसरा कार्डिक एबनॉर्मलिटीज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया आपका गैंग्लियोसाइड के बारे में। तो अगर मैं एक जस्ट आपको समराइज कर दूं कि ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड क्या होता है, तो हम याद करेंगे कि इसके अंदर स्फिंगोसिन, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सीरामाइड और एक कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है। याद रखना बड़ा सिंपल है कि अगर मैं इस सीरामाइड में सिर्फ एक मोनोसेचराइड या ग्लूकोज या ग्लैक्टोस ऐड कर दूं तो वो बन जाएगा सेरिब्रोसाइड। अगर इस सेरिब्रोसाइड में मैं एक और मोनोसेचराइड ऐड कर दूं तो वो बन जाएगा ग्लोबोसाइड। और अगर इस ग्लोबोसाइड में मैं एक ओलिगोसेचराइड नाना एन एसिटाइल न्यूरेनिमिक एसिड या जिसका हम नाम है साइलिक एसिड ऐड कर दूं तो वो बन जाएगा गैंग्लियोसाइड। और इसके साथ हमने कुछ इसके डिसऑर्डर्स भी देखे। तो ये हो गया हमारा दूसरा कंपाउंड लिपिड जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। तो दिस वी हैव फिनिशेस द टू टाइप्स। थर्ड टाइप्स हम ले लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे सल्फोलिपिड्स के बारे में। मतलब जिसके अंदर अगर हम देखें विच कंसिस्ट ऑफ द सीरामाइड, एक इसके अंदर ओलिगोसेचराइड हो, ओलिगोसेचराइड का मतलब 3 से 10 शुगर के मॉलिक्यूल और सल्फेट हो, तो इट इज फॉर्म सल्फोलिपिड। ये भी प्रीडोमिनेंटली आपका नर्वस टिश्यू माइलिन के अंदर या किडनी के अंदर देखने को मिलता है। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि एराइल सल्फेटेस ए, एराइल सल्फेटेस ए अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो सल्फोलिपिड आपके लाइसोसोम में स्टोर रह जाएंगे एंड इट लीड टू अ डिसऑर्डर कॉल्ड मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्योंकि ये माइलिन शीट के अंदर है तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से वी गेट अ सीवियर न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी, सॉरी डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम की वजह से या एक्यूमुलेशन ऑफ सल्फोलिपिड की वजह से वी सी सीवियर न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट एंड आल्सो वी सी द डिफीट इन द स्पीच
एंड ऑप्टिक एट्रोफी देखने को। सो दिस वी हैव डन द सल्फोलिपिड्स। बेटा जो चौथा है आपका कंपाउंड लिपिड का लाइपोप्रोटीन्स, वो हम अलग से एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं दोबारा से क्लासिफिकेशन की बात करूं तो हियर वी हैव डन द सेकंड क्लासिफिकेशन कंपाउंड लिपिड की फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड, lipoprotein we will discuss in the separate video. And just to complete the list, the third is called the derived lipids. अब derived lipids का क्या है कि अगर मैं lipids को ब्रेक डाउन करूं तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, तो we get the fatty acid, ये मिल सकता है। just to complete the list, fatty acid हमें मिल जाएगा। also these are the precursors, मतलब ये कुछ और चीजें हमारे बनाने को काम आता है। these are the precursor of the cholesterol, कोलेस्टेरॉल का प्रीकर्सर हमें देखने को मिल जाएगा। दूसरा, दिस आर द प्रीकर्सर ऑफ द बाइल एसिड, प्रीकर्सर ऑफ कीटोन बॉडीज हमें देखने को मिले। सो हियर दिस वी हैव कंप्लीट द इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड्स व्हिच इज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। इस क्लासिफिकेशन में आपने ये ध्यान रखना है कि हम नाम बहुत हैं, कि एक ही के अलग अलग नाम बहुत हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। और आखिर में हम नाम पे आप ही के लिए कि अपना नाम उनकी हथेली पर देखकर दिल तो बहुत खुश हुआ, कि अपना नाम उनकी हथेली पर देखकर दिल तो बहुत खुश हुआ, मगर वो भी बड़े मासूम से लहजे में बोली कि तेरे हम नाम और भी है। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन।